हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की कहानी नॉर्मल सुपर हीरोज मूवी से काफी अलग है, जिसमें हमें दो सुपर हीरोज की टीम को आपस में ही लड़ते हुए दिखाया गया है और इसीलिए ये मूवी हम सुपर हीरोज फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर को सुपर सोल्जर सीरम लाने के लिए भेजा जाता है। फिर वो एक कार के पीछे जाता है और उन्हें मार के उनसे वो सीरम ले लेता है और वापस हाइड्रा के बेस पे लौट जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे पे आती है, जहां साल 2016 में कैप्टन अमेरिका को ब्रॉक रमलो के बारे में पता चलता है। रमलो, जो कि पहले हाइड्रा का एजेंट था, वो अब एक आजाद क्रिमिनल बन गया था और वो जगह जगह पर चोरी और खून खराबा कर रहा था। जब कैप्टन को रमलो के बारे में पता चलता है तो उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। उधर रमलो स्टीव रॉजर से नफरत करता था क्योंकि स्टीव ने हाइड्रा को तबाह कर दिया था, जिसके वजह से उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसीलिए रमलो ने कसम खा ली थी कि जब भी कैप्टन उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। फिर 2016 में रमलो अपनी टीम के साथ नाइजीरिया के लैगोस शहर में जाता है एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने के लिए। उसका पीछा करते हुए कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। कैप्टन के साथ वांडा, फैल्कन और नताशा थे। फिर जब रमलो वो वेपन चुरा के वहां से भागने लगता है तो कैप्टन उसे पकड़ लेता है। रमलो यहाँ कैप्टन को मारने की कोशिश करता है पर कैप्टन उसे हरा देता है। हारने के बाद रमलो स्टीव को भटकाने के लिए उसके सामने बकी का नाम लेता है और वो अपने जैकेट में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है ताकि वो स्टीव को मार सके। लेकिन तभी वांडा अपने पावर से उस ब्लास्ट को कंट्रोल करके कैप्टन को बचा लेती है। पर जब वो ब्लास्ट को कंट्रोल करके आसमान में ले जा रही होती है तो एक बिल्डिंग के पास उसका कंट्रोल छूट जाता है और वो बॉम्ब बिल्डिंग के पास फट जाता है, जिससे कई लोग वहां मारे जाते हैं। उस ब्लास्ट में वकांडा के भी 11 लोग मर गए थे और उसकी मौत से वकांडा के लोग बहुत नाराज होते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में इस मामले की चर्चा शुरू हो जाती है और सब लोग एवेंजर्स पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एवेंजर्स किसी भी देश में घुस के मनमानी कर रहे हैं। अब लोगों को शांत करने के लिए और एवेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरी रॉस एक कानून बनाते हैं जिसका नाम था सोकोविया एकॉर्ड्स। रॉस का मानना था कि भले ही एवेंजर्स ने कई बार दुनिया को बचाया है, लेकिन उनके वजह से कई देश को काफी नुकसान भी हुआ है। इसीलिए अब दुनिया वाले एवेंजर्स की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये कानून बनाया है। इस कानून के तहत अब से कोई भी सुपर हीरो टीम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, उसे अब से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और अगर किसी सुपर हीरोज ने अपने मर्जी से अपने पावर का इस्तेमाल किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस कानून को यूनाइटेड नेशन के 170 देशों ने मंजूर किया था। इसीलिए अब एवेंजर्स के पास दो ही रास्ते थे, या तो सरकार की बात मानना या रिटायर हो जाना। सोकोविया एकॉर्ड्स को लेकर सभी हीरोज की अपनी अपनी राय थी। कोई इस कानून के पक्ष में था तो कोई इसके खिलाफ। स्टीव इस कानून के खिलाफ था। उसका मानना था कि सरकार फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए वो उस समझौते पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन टोनी उस कानून के पक्ष में था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसे एक औरत ने बताया था कि सोकोविया में अल्ट्रॉन और उनके लड़ाई की वजह से उसके बेटे की जान चली गई। इसीलिए टोनी का मानना था कि सुपर हीरोज को लगाम की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी। इस कानून के वजह से एवेंजर्स की टीम दो हिस्सों में बंटने लगती है। एक टीम टोनी के साइड थे तो दूसरी टीम स्टीव के साथ। इसी बीच हमें हेलमेट जिमो नजर आता है, जो कि एवेंजर्स का नया दुश्मन है। ये सोकोविया देश की मिलिट्री का कमांडर था। जब सोकोविया में एवेंजर्स और अल्ट्रॉन की लड़ाई हो रही थी तब जिमो सोकोविया की आर्मी के साथ अल्ट्रॉन से लड़ने गया था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसका पूरा परिवार मारा गया। जिमो को ये पता था कि अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने बनाया है और अल्ट्रॉन के साथ लड़ाई की वजह से ही सोकोविया देश बर्बाद हो गया और उसके घर वाले मारे गए। उसी समय जिमो ने एवेंजर्स को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। वो ये जानता था कि वो एवेंजर्स को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने उन्हें आपस में ही लड़वाने का सोच लिया। इस काम को करने के लिए उसने एवेंजर्स की पूरी हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी और जब जिमो का ध्यान हाइड्रा के उन फाइल्स पर गया जिसे कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में नताशा ने इंटरनेट पर डाल दिया था, उन फाइल्स में शील्ड और हाइड्रा की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। जिमो ने उन फाइल्स को पूरे 1 साल तक पढ़ा, जिससे उसे 1991 के एक मिशन के बारे में पता चला। 16 दिसंबर 1991 के दिन हुआ मिशन विंटर सोल्जर प्रोग्राम से जुड़ा था। उस दिन हाइड्रा ने कई और सुपर सोल्जर बनाए थे और उस प्रोग्राम में बकी बार्न्स भी शामिल था। जिमो को ये पता था कि 16 दिसंबर 1991 के दिन ही टोनी स्टार्क के माता पिता मारे गए थे। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के एक एजेंट थे और वो उस समय सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहे थे। इसीलिए जिमो को शक होता है कि हावर्ड स्टार्क के मौत के पीछे हाइड्रा का हाथ होगा और बकी उस मिशन में शामिल था। इसीलिए उसे लगता है कि कहीं बकी ने ही हावर्ड स्टार्क को मारा होगा और अगर ऐसा होगा तो टोनी बक्की के जान के पीछे पड़ जाएगा और बक्की, जो कि स्टीव का बचपन का दोस्त है, तो उसे बचाने के लिए स्टीव जरूर सामने आएगा। इससे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आपस में ही लड़ने लगेंगे और अगर एवेंजर्स के दो लीडर आपस में ही लड़ने लगेंगे तो एवेंजर्स टूट के बिखर जाएगा। अब बस जिमो को बक्की के खिलाफ एक पक्का सबूत चाहिए था जो वो टोनी को दिखा सके। हाइड्रा के उन फाइल्स में जिमो को वेसिली कार्पोव नाम के उस एजेंट के बारे में पता चलता है जो कि 1991 में विंटर सोल्जर प्रोग्राम को संभाल रहा था।
कार्पोव के बारे में पता चलने पर जिमो उसके पास जाता है। वहाँ जिमो उसे उल्टा लटका के पूछताछ करता है, पर जिमो के बार बार पूछने के बाद भी कार्पोव अपना मुंह नहीं खोलता। इसीलिए जिमो उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ हाइड्रा की कुछ फाइल्स मिल जाती है। उसमें उसे एक बुक भी मिलती है जिसमें विंटर सोल्जर से रिलेटेड सारी जानकारी थी, पर उस बुक को समझना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जिमो कार्पोव से इसके बारे में पूछता है, पर कार्पोव उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए जिमो उसे मार डालता है। फिर जिमो खुद उस बुक को पढ़ के समझता है, जिससे उसे पता चलता है कि हाइड्रा ने सभी विंटर सोल्जर का ब्रेन वॉश करके उनके अंदर एक प्रोग्राम डाला जिससे हर सोल्जर को काबू किया जा सकता था। जैसे अगर बक्की के सामने रशियन लैंग्वेज में कुछ वर्ड बोला जाए तो वो वर्ड बोलने वाले का गुलाम बन जाता है। अब बक्की के बारे में इतना जानने के बाद जिमो बक्की की तलाश शुरू कर देता है ताकि वो बक्की को अपने काबू में करके उससे जान सके कि 16 दिसंबर 1991 की रात क्या हुआ था। जिमो इतना जानता था कि बक्की अब भी जिंदा है और अब भी उसके दिमाग में हाइड्रा का वो प्रोग्राम है, लेकिन बक्की कहाँ पर है उसे ये नहीं पता था। इसीलिए वो बक्की को ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है। उसी समय सुकोविया एकॉर्ड्स को फाइनल किया जाने वाला था और वियना में उसकी मीटिंग थी। इस मीटिंग में वकांडा के राजा टचाका और उनका बेटा टचाला भी आए हुए थे। जिस बिल्डिंग में वो मीटिंग चल रही थी उसके बाहर जिमो एक बम ब्लास्ट कर देता है जिससे वकांडा के राजा मारे जाते हैं। जिमो ने उस बम को लगाते वक्त बक्की के जैसा हुलिया बनाया हुआ था ताकि सभी को लगे कि ये बम ब्लास्ट बक्की ने किया है और पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ जाए। और जब पुलिस बक्की को पकड़ लेगी तो जिमो उस तक पहुंच के अपना काम पूरा कर लेगा। उस धमाके के बाद पूरी पुलिस फोर्स बक्की के पीछे पड़ जाती है और उन्हें बक्की की लोकेशन भी पता चल जाती है। इधर शैरन कार्टर जो कि पहले शील्ड की एजेंट थी वो अब CIA में थी। उसे जब बक्की की लोकेशन पता चलती है तो वो स्टीव को बता देती है। स्टीव को ये पता था कि पुलिस बक्की को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ेगी, इसीलिए वो पुलिस से पहले बक्की के पास जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पुलिस के आने के बाद कैप्टन और फैल्कन पुलिस का रास्ता रोकते हैं और बक्की पुलिस से लड़ते हुए यहाँ से भागता है। पर तभी टिचाला ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर यहाँ आता है और बक्की का पीछा करने लगता है। टिचाला को लग रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट में जिसमें उसके पिता मारे गए वो बक्की ने किया है। टिचाला के पिता टचाका वकांडा के राजा और रक्षक दोनों थे और पिता के मरने के बाद उसकी जगह टिचाला ने ले ली थी और वो यहाँ आकर बक्की को मारने की कोशिश करता है। पुलिस बक्की को पकड़ना चाह रही थी, टिचाला उसे मारना चाह रहा था और स्टीव और सैम उसे बचाना चाह रहे थे। इससे पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है, पर आखिर में रोडी यानी वॉर मशीन वहाँ आकर उन सबको रोक देता है। बक्की को तो मुजरिम होने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है, पर स्टीव, सैम और टिचाला ने भी कानून तोड़ा था, इसलिए पुलिस उन्हें भी पकड़ लेती है। फिर उन सबको बर्लिन के एक पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है जहां उनसे उनका सूट और हथियार भी छीन लिया जाता है। वहां पर पहले से ही टोनी और नताशा थे। वो स्टीव को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो भी समझौता पर साइन कर दे, पर स्टीव और सैम दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। उधर जिमो के प्लान के मुताबिक बक्की पकड़ा गया था, अब उसे किसी तरह से उस तक पहुंचना था। दूसरी तरफ बर्लिन पुलिस ने बक्की के ब्रेन की जांच करने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया था जिसका नाम था डॉक्टर ब्रूसर्ड। ये बात जैसे ही जिमो को पता चलती है उसने उस साइकियाट्रिस्ट से मिलकर उसे किडनैप कर लिया। फिर जिमो ने डॉक्टर को मार दिया और उसकी पहचान चुरा ली और खुद उसकी जगह बक्की से मिलने चला गया। बक्की और साइकियाट्रिस्ट की मीटिंग अकेले में होने वाली थी, पर जिमो ये जानता था कि उसके चारों तरफ कैमरास लगे होंगे, इसीलिए वो हेडक्वार्टर में जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक बम शहर के पावर स्टेशन तक भेजवा देता है ताकि उससे पूरे शहर की लाइट चली जाए और हेडक्वार्टर के कैमरास बंद हो जाए। पहले तो जिमो बक्की से नॉर्मल पूछताछ करता है, पर जैसे ही बम की वजह से हेडक्वार्टर की लाइट चली जाती है तो जिमो उससे विंटर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में पूछता है, पर बक्की उससे कुछ नहीं बताता। तब जिमो विंटर सोल्जर प्रोग्राम की वो बुक निकाल के बक्की को काबू करने वाले उन वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। बक्की को पता था कि जो भी उन वर्ड्स को बोलता है वो उससे गलत काम ही करवाता है, इसीलिए जैसे ही जिमो उन वर्ड्स को बोलना शुरू करता है तो बक्की उस चेंबर को तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है ताकि वो उसके काबू में न आ पाए। पर जब तक बक्की बाहर आता है वर्ड्स खत्म हो गए थे और अब बक्की जिमो के कंट्रोल में आ गया था। फिर जिमो उससे 16 दिसंबर 1991 के बारे में पूछता है, तब बक्की उसे बताता है कि उस दिन हाइड्रा ने उसे हावर्ड स्टार्क का बनाया हुआ सुपर सोल्जर सीरम चुराने के लिए भेजा था और सीरम चुराने के बाद उसने हावर्ड स्टार्क और उसकी बीवी मारिया को मार दिया था। फिर हाइड्रा ने उन सीरम से 5 लोगों को सुपर सोल्जर बनाया और वो पांचों बक्की से भी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन सीरम के साइड इफेक्ट की वजह से वो हाइड्रा के कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हाइड्रा ने उन्हें बर्फ में जमा दिया इस उम्मीद से कि वो उन्हें किसी दिन काबू कर पाए। लेकिन हाइड्रा ने उन्हें कभी बर्फ से नहीं निकाला और वो आज तक उसी बर्फ में है। जिमो बक्की से जान लेता है कि वो बेस कहाँ पर है। उसके वहां जाने का एक और कारण था कि उसे लग रहा था कि उसे वो सबूत वहीं मिलेगा जिससे वो टोनी को विश्वास दिला सके कि बक्की ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। उसके बाद जिमो बक्की से कहता है कि वो यहाँ से सभी पुलिस वालों को मार के भाग जाए, जिससे सभी को और यकीन हो जाएगा कि वो बॉम्ब ब्लास्ट बक्की ने ही किया है। बक्की फिर सभी को मार के वहाँ से निकलता है। उसके बाद कैप्टन और सैम उस चेंबर में जाते हैं और जिमो को पकड़ लेते हैं। तभी बक्की पीछे से आके उन्हें मारने लगता है और इसी बीच जिमो यहाँ से भाग जाता है। फिर बक्की भी सबसे लड़के एक हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागने का सोचता है, पर
पर स्टीव उसे जाने से रोक लेता है और वो दोनों एक हेलीकॉप्टर के साथ नदी में गिर जाते हैं, जिससे बक्की बेहोश हो जाता है। बक्की को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका लोहे का हाथ एक मशीन में फंसा हुआ है। स्टीव और सैम ने ऐसा इसलिए किया था ताकि होश में आने के बाद बक्की उन्हें ना मार पाए। होश में आने के बाद बक्की की याददाश्त भी वापस आ गई थी और वो स्टीव को पहचानने लगा था। वो स्टीव को बताता है कि जीमो उसे ये जानना चाह रहा था कि बाकी के विंटर सोल्जर कहाँ पर है, पर उन्हें जीमो का प्लान नहीं पता था। इसीलिए वो ये मान लेते हैं कि वो उन विंटर सोल्जर के जरिए आतंक फैलाना चाह रहे हैं। इसीलिए वो तीनों साइबेरिया में हाइड्रा के उस अड्डे पर जाने का सोचते हैं ताकि वो जीमो और उन सोल्जर को रोक सके, पर उन्हें डर था कि कहीं वो तीनों विंटर सोल्जर को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें और सुपर हीरोज की जरूरत थी जो कि उनके साथ साइबेरिया जा सके। फिर स्टीव और सैम उन सुपर हीरोज को अपने साथ लेते हैं जो कि सोकोविया एकॉर्ड्स के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो हीरोज उस कानून के पक्ष में थे वो उनका साथ नहीं देंगे। सबसे पहले स्टीव क्लिंट बार्टन से कांटेक्ट करता है। क्लिंट ने रिटायरमेंट ले ली थी, पर फिर भी वो कैप्टन का साथ देने के लिए आता है। इसके बाद क्लिंट एवेंजर्स के हेडक्वार्टर जाता है वांडा को अपने साथ लाने के लिए। यहाँ पे टोनी ने वांडा को कैद करके रखा था ताकि उसके वजह से अब किसी की जान न जाए। वांडा के साथ यहाँ विजन था ताकि वो वांडा को बाहर जाने से रोक सके। क्लिंट वहाँ आकर विजन का ध्यान भटकाता है ताकि वो वकांडा को यहाँ से निकाल सके, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और विजन क्लिंट को पकड़ लेता है। पर तभी वांडा अपने पावर से विजन को हरा देती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर सैम स्टीव को कहता है कि वो एक और सुपर हीरो को जानता है जो उनके साथ आ सकता है। यहाँ सैम स्कॉट यानी एंटमैन की बात कर रहा था, जिससे वो कुछ महीने पहले मिला था, जिसे हमने एंटमैन मूवी में देखा था। सैम के बुलाने के बाद स्कॉट भी उनका साथ देने के लिए आ जाता है। इनकी टीम तो पूरी हो गई थी, पर अभी स्टीव और सैम के हथियार बर्लिन पुलिस के पास थे। इसीलिए शैरन कार्टर, जो कि स्टीव के साइड थी, वो चोरी से उनके हथियार लाके उन्हें दे देती है। इस वजह से शैरन भी एक अपराधी बन जाती है और उसे पुलिस से बच के भागना पड़ता है। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ साइबेरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पुलिस और टोनी को पता चल जाता है कि स्टीव ने कुछ हीरोज के साथ मिलकर एक टीम बनाई है। उन्हें ये लग रहा था कि स्टीव बकी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। इसीलिए सेक्रेटरी रॉस कैप्टन और उसके टीम को पकड़ने के लिए आर्मी भेजने का सोचते हैं, लेकिन टोनी उनसे परमिशन मांग के खुद वहां जाने का फैसला करता है। पर उनके टीम में भी कम लोग थे, इसीलिए नताशा टिचाला को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ टोनी पीटर पार्कर से मिलने जाता है, जिसे कुछ महीने पहले एक स्पाइडर ने काटा था, जिससे उसके अंदर स्पाइडर जैसी सुपर पावर आ गई थी और वो बन गया था स्पाइडरमैन। पीटर अपने पावर से लोगों की मदद कर रहा था और टोनी उस पर कई दिनों से नजर बना के रखा था। फिर टोनी पीटर को अपने मिशन के बारे में बताता है और वो पीटर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और पीटर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टोनी पीटर को बर्लिन लेके जाता है और वहाँ उसे एक एडवांस स्पाइडरमैन सूट देता है। उधर स्टीव अपने टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर से साइबेरिया जाने के लिए निकल रहा था। तभी टोनी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और वो स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब कर देता है। स्टीव यहाँ टोनी को जीमो और विंटर सोल्जर के बारे में बताने का कोशिश करता है, पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता और वो स्टीव को सरेंडर करने के लिए कहता है। फिर तभी इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, इसीलिए वो टोनी और उसके साथियों के फ्लाइंग जेट जिससे वो यहाँ आए थे उससे भागने का प्लान बनाता है, पर उनकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए कैप्टन के सभी साथी ये डिसाइड करते हैं वो टोनी की टीम को उलझा के रखेंगे ताकि स्टीव और बकी साइबेरिया पहुंच जाए। और तब एंटमैन खुद को जायंट मैन बनाकर सभी का ध्यान भटकाता है और स्टीव और बकी उस फ्लाइंग जेट तक पहुंच जाते हैं। पर तभी ब्लैक विडो उनके रास्ते में आ जाती है, लेकिन उसे ये यकीन हो गया था कि स्टीव जो भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई वजह है। इसीलिए नताशा टिचाला को रोक के स्टीव और बकी को जाने देती है। जेट को जाते देख टोनी और वॉर मशीन उसके पीछे जाते हैं, पर सैम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसलिए विजन अपने लेजर बीम से सैम पर हमला करता है, पर गलती से वो लेजर रोडी के आर्क रिएक्टर पर लग जाती है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इससे रोडी की आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। फिर पुलिस वाले कैप्टन के बचे हुए साथी यानी सैम, वांडा, स्कॉट और क्लिंट को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उन्हें राफ्ट नाम के अंडर वाटर जेल में डाल दिया जाता है और नताशा ने भी स्टीव की मदद की थी, इसके बारे में टिचाला पुलिस को बता देता है, जिसके बाद पुलिस नताशा के भी पीछे पड़ जाती है। लेकिन नताशा किसी तरह से पुलिस से बच के भाग जाती है। दूसरी तरफ जीमो साइबेरिया पहुंच गया था और उसे ये खबर मिल गई थी कि स्टीव और बकी बर्लिन से भाग गए हैं। जीमो को ये मालूम था कि दोनों साइबेरिया आने वाले हैं, पर वो चाहता था कि बाकी के एवेंजर्स भी यहाँ पहुंच जाए ताकि वो सबके सामने बकी के सच का खुलासा कर सके। इसीलिए वो बर्लिन में उस होटल में कॉल करता है जहाँ उसने असली साइकाइट्रिस्ट की लाश छुपाई थी, ताकि जब होटल वाले उस कमरे में जाए तो उन्हें डॉक्टर ब्रूजर्ड की लाश मिल जाए और ये खबर सब जगह फैल जाए। फिर जब पुलिस उस लाश की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो असली डॉक्टर ब्रूजर्ड है, जो कि बकी से पूछताछ करने वाले थे।
उस होटल में पुलिस को एक नकली चेहरा भी मिलता है जो कि बकी के चेहरे का नकल था। जब टोनी को ये खबर मिलती है तब उसे स्टीव की बातों पर विश्वास होता है और वो स्टीव के पास जाके उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर टोनी राफ्ट प्रिजन में जाके सैम से स्टीव के बारे में पूछता है कि स्टीव कहाँ गया है। सैम पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, फिर जब टोनी उसे डॉक्टर ब्रूसर्ट के मर्डर की न्यूज दिखाता है तो सैम उसे बता देता है कि स्टीव और बकी साइबेरिया गए हैं। फिर टोनी सेक्रेटरी रॉस को बिना बताए साइबेरिया के लिए निकल जाता है। यही हम देखते हैं कि टिचाला भी छुप के टोनी का पीछा करता है। उधर जीमो हाइड्रा के उस अड्डे पर पहुंच जाता है और वो वहां जाके सबसे पहले बकी के खिलाफ सबूत ढूंढता है और उसे उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें देखा जा सकता था कि बकी हावर्ड और उसके पत्नी को मार रहा है। उसके बाद जीमो 5 विंटर सोल्जर को मार देता है। फिर कुछ समय बाद स्टीव और बक्की भी वहां पहुंच जाते हैं और तभी वहां टोनी भी पहुंच जाता है। वहीं टोनी का पीछा करते हुए टिचाला भी वहां आ जाता है। टोनी स्टीव से बात करके उससे हाथ मिला लेता है और फिर तीनों मिलकर उन विंटर सोल्जर को ढूंढते हैं। जब उन्हें वो विंटर सोल्जर मिल जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सर में गोली लगी हुई है और वो मारे जा चुके हैं। तब जीमो उनके सामने आता है और उन्हें बताता है कि उसे उन सोल्जर से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और है। स्टीव ये समझ जाता है कि जीमो सोकोविया का रहने वाला है और वो बदले के लिए ये सब कर रहा है। उधर टिचाला छुप के उन सब की बातें सुन रहा था और उसे ये बात पता चल जाता है कि उसके पिता को बक्की ने नहीं बल्कि जीमो ने मारा है। फिर जीमो उन तीनों को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बक्की ने टोनी के माता पिता को मारा था। ये देखकर टोनी बहुत गुस्सा होता है और वो स्टीव से पूछता है कि क्या तुम इस बारे में जानते थे। स्टीव को ये बात पहले से पता थी, इसीलिए वो हाँ बोलता है। स्टीव को ये बात उस समय पता चली जब वो नताशा के साथ हाइड्रा के पुराने अड्डे पर गया था जहाँ जोला के एआई ने उसे इसके बारे में बताया था। ये जानने के बाद टोनी स्टीव पर भी गुस्सा होता है और वो बक्की के जान लेने पर तुल जाता है। स्टीव यहाँ टोनी को समझाने की कोशिश करता है कि बक्की ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, वो तो उस समय हाइड्रा के कंट्रोल में था, पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता। टोनी हर हाल में बक्की से बदला लेना चाहता था पर स्टीव उसे हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए टोनी गुस्से में स्टीव से भी लड़ना शुरू कर देता है। फिर उन तीनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और जब टोनी नहीं रुकता तो बक्की उसके सूट से आर्क रिएक्टर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर टोनी अपने आर्क रिएक्टर से फायर करके बक्की के लोहे के हाथ को तोड़ देता है। फिर जब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी स्टीव उस पर हमला करके अपने शील्ड से उसके आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है, जिससे टोनी का सूट खराब हो जाता है। इसके बाद स्टीव बक्की के साथ जाने लगता है। तभी टोनी उसे बोलता है कि वो शील्ड उसके पिता ने बनाई है और वो उसके लायक नहीं है, इसीलिए स्टीव वो शील्ड वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। दूसरी तरफ जीमो बहुत खुश था कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, पर तभी टिचाला वहां आता है तो जीमो उसे अपने परिवार के मौत के बारे में बताता है। जीमो का मकसद पूरा हो गया था, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर टिचाला उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे कानून के हवाले कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद स्टीव उस राफ्ट प्रिजन में जाता है और वो वहां से सभी गार्ड से लड़के अपने सभी दोस्तों को जेल से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ टोनी रोडी के पैरों के लिए एक मशीन बनाता है ताकि वो चल सके, क्योंकि उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। तभी टोनी को एक पार्सल मिलता है जो कि स्टीव ने उसके लिए भेजा था। उसमें एक लेटर था जिसमें स्टीव ने टोनी से माफी मांगी थी, क्योंकि उसने टोनी के माँ बाप की सच्चाई उससे छुपाई थी। उसमें स्टीव ने यह भी लिखा था कि जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपने दोस्तों के साथ हाजिर हो जाएगा। इसीलिए स्टीव ने उस पार्सल में एक फोन भेजा था जिसमें स्टीव का नंबर सेव था। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्टीव और बक्की वकांडा में नजर आते हैं। टिचाला ये समझ गया था कि बक्की ने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने तो बस हाइड्रा के उस प्रोग्राम की वजह से गुनाह किए हैं, इसीलिए वो उसे वकांडा में रहने का इजाजत दे देता है ताकि यूएस की पुलिस उसे ना पकड़ सके। वकांडा के साइंटिस्ट अपने खास टेक्नोलॉजी से बक्की के दिमाग का इलाज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उसके दिमाग से हाइड्रा का वो प्रोग्राम निकालना। बक्की यहाँ ये डिसाइड करता है कि जब तक उसके दिमाग से वो प्रोग्राम ना निकल जाए तब तक उसे बर्फ में जमा के रखा जाए। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे होता है और जो सूट टोनी ने उसके लिए बनाया था वो उसे हमेशा के लिए दे देता है ताकि पीटर उससे सबकी मदद कर सके। सो फ्रेंड्स, ये थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।